हेलो स्टूडेंट्स, एसएसटी 9th क्लास जिसमें हम सिविक्स का सेकंड चैप्टर रीड कर रहे हैं और जिसका नाम है संविधान निर्माण। आज का हमारा टॉपिक है, हम भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ रहे हैं और उसका टॉपिक है संविधान सभा। फिर भारत के संविधान के निर्माता कौन थे? यहाँ आपको संविधान बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कुछ नेताओं के बारे में बहुत संक्षेप में कुछ जानकारियाँ मिलेंगी। मतलब जो यहाँ पर जो संविधान निर्माता थे वो लोग जो थे इसमें यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। और उनकी तस्वीरें दी गई हैं, उनका नाम दिया गया है और हल्की हल्की वहाँ पर जानकारी दी गई है। आगे, चुने गए प्रतिनिधियों को की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए। चुने गए प्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। अंडरलाइन कर लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे अब ये कुछ पॉइंट। अब संविधान सभा का चुनाव कब हुआ? संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जुलाई 1946 में, ठीक है। उसके बाद संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। इसकी जो पहली बैठक थी वो दिसंबर 1946, 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, फिर 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे, इसके तत्काल बाद देश दो हिस्सों भारत और पाकिस्तान में बंट गया। संविधान सभा भी दो हिस्सों में बंट गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। अंडरलाइन ये भी। इसने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये भी अंडरलाइन कर लीजिए। अब देखिए, संविधान जो था वो बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। लगभग 2 महीने बाद संविधान को लागू किया गया। इसके पीछे कारण था कि हमारे देश में 26 जनवरी को क्या मनाया जाता था? स्वाधीनता दिवस मनाया जाता था, ठीक है। पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी पहले, तो इस वजह से उस दिन को खास बनाए रखने के लिए। लेकिन अब एक बात और आ गई थी कि संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर को, इसकी भी खासियत बनाए रखनी थी। तो इसीलिए 26 नवंबर को तो 26 नवंबर को बना दिया गया कि ये संविधान दिवस है। संविधान दिवस मतलब जिस दिन संविधान बनकर तैयार होगा। कानून दिवस, ठीक है, हम इसको लॉ डे भी कहते हैं, कानून दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये घोषणा की गई और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करके हमने गणतंत्र दिवस मनाना शुरू किया। इसी दिन की याद में हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब क्वेश्चन आ जाए, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन संविधान लागू हुआ था। इस सभा द्वारा 50 साल से भी पहले बनाए संविधान को हम क्यों मानते हैं? अब देखो, संविधान जो है वो काफ़ी समय पहले बनाया गया, 50 साल से ज़्यादा समय हो चुके हैं अब तो, लेकिन आज भी ये संविधान हमारे लिए बहुत कारगर साबित हो रहा है, बहुत काम आ रहा है। और हम क्यों मानते हैं इसको, ठीक है। संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता, यह अपने समय की व्यापक सहमतियों को व्यक्त करता है। मतलब इसमें सिर्फ सभा के सदस्यों के विचार नहीं है, वहाँ पर उन सदस्यों के बीच में जो सहमति हुई थी अलग अलग बातों पर, जो देश की ज़रूरतें थी, ठीक है, देश से संबंधित बातें थी, उनके ऊपर जो सहमति हुई थी
वो व्यक्त करता है ये। दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा क्योंकि संविधान में दर्ज बुनियादी बातों पर ही वहाँ के सभी सामाजिक समूहों या राजनीतिक दलों की सहमति नहीं थी। मतलब बहुत सारे देश ऐसे थे जहाँ एक बार संविधान लिख दिया लेकिन उसमें दोबारा कुछ लिखा गया, दोबारा कुछ लिखा गया। जैसे नेपाल का संविधान है, कई बार उसको लिखा गया, ठीक है। लेकिन हमारे संविधान देखो आप, एक ही बार लिखा गया है, ठीक है। लेकिन उसको एक बार में ही इतना अच्छा बना दिया कि बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कुछ उसमें लिखना भी पड़ेगा ना, तो कुछ ऐसे तरीके उसमें दर्ज कर दिए संविधान में जिसके तरीके से हम नई चीज़ों को ऐड भी कर सकते हैं। आगे, सभी सामाजिक समूहों या राजनीतिक दलों की सहमति नहीं थी। ये उन देशों की वजह से था। कई देशों में संविधान है पर कागज़ का टुकड़ा या किसी भी अन्य प्रकार की किताब का दस्तावेज भर है। मतलब कई जगह ऐसी है जहाँ संविधान बना तो रखा है लेकिन वो मान्य नहीं है, उसका कोई खास महत्व नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है, कोई भी उस पर आचरण नहीं करता, मतलब कोई भी उसको फॉलो नहीं करता। पर हमारे संविधान का अनुभव एकदम अलग है। पिछली आधी सदी से ज़्यादा की प्रावधानों पर सवाल उठाए अवधि में अनेक सामाजिक समूहों ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए। मतलब सदी से ज़्यादा की अवधि में अनेक सामाजिक समूहों ने संविधान में कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए कि भाई संविधान में ये चीज़ है, ये चीज़ है। पर किसी भी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया। उन्होंने कुछ एक आधे कानून पे सवाल उठा दिया, लेकिन उन्होंने इस बात पे कभी भी सवाल नहीं उठाया कि संविधान हमारे देश के लिए सही है या नहीं है, ठीक है, कि वो संविधान हमारे देश पर गलत है, संविधान हमारे देश के लिए गलत है। इस बात पे किसी का सवाल उठाने की हिम्मत नहीं, क्योंकि ऐसा है ही नहीं, ठीक है। यह हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है और यही हमारे यह मतलब वो उपलब्धि है जो किसी और संविधान को नहीं है। संविधान को मानने का दूसरा कारण यह है कि संविधान सभा भी भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी। ये नहीं था कि वो जो सभा बनाएगी उसके जो मेंबर थे वो मेंबर तो बना दिए गए संविधान सभा के, लेकिन वो प्रतिनिधित्व किसी और का कर रहे हैं। वो हमारे देश के लिए संविधान बना रहे थे, तो इसलिए हमारे ही लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो इसलिए जो भी डिस्कशन होता था ना, हम लोगों को ध्यान में रखकर उनके बीच में डिस्कशन होता था। उस समय सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं था, इसलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते थे कि भाई संविधान सभा जो बनाई जाएगी उसमें लोग सीधे डायरेक्ट भाग नहीं ले सके, क्योंकि अंग्रेजों का समय था उस समय, तो ठीक है। और हमारे यहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था। इसका चुनाव मुख्य रूप से प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने ही किया था। अंडरलाइन कर लीजिए, संविधान सभा का चुनाव, ऊपर लिखा हुआ ना, संविधान सभा का चुनाव मुख्य रूप से, अब ये नीचे वाले सेंटेंस से, मुख्य रूप से प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने ही किया था। बस इतना से याद रखना है, जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं, ये अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। बस इसके कारण देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों का इसमें उचित प्रतिनिधित्व हो गया, क्योंकि बहुत सारे सदस्य हो गए थे और लगभग हर एरिया से कोई ना कोई सदस्य इसमें शामिल था। तो इस वजह से हर जगह के लोगों की जो स्थिति थी, क्षेत्र थे, वो इसमें शामिल हो गए, उनका प्रतिनिधित्व आ गया। इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की थी। क्योंकि भाई देखो, उस समय आज़ादी की लड़ाई में जो आगे काम कर रही थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस काम कर रही थी, इसलिए इसके ज़्यादा सदस्यों का प्रभुत्व था, ज़्यादा सदस्य इसके थे। पश्चिम कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूहों और विचारों के लोग थे, लेकिन ये नहीं था कि भाई चलो एक ही पार्टी के लोग थे तो सबका एक जैसी सोच होगी, नहीं। एक ही पार्टी के होने के बावजूद भी सभी लोगों की सोच में अलग अलग फर्क, मतलब सभी की सोच अलग अलग थी, फर्क था। आगे, इस सभा में भारतीय कांग्रेस, ये हो गया,
सभा में कई सदस्य ऐसे थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे और कई सहमत भी होते थे। भाई देखो, सामाजिक रूप से इस सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशे के लोग थे। अगर संविधान सभा का गठन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के जरिए हुआ होता तब भी इसका काफ़ी स्वरूप काफ़ी कुछ इसी तरह से होता। अगर इलेक्शन हम इस तरीके से भी करवाते हैं ना, सभी को इलेक्शन में भाग मतलब सभी लोगों के द्वारा इलेक्शन करते, तो भी ऐसी सभा ही बनती। और अंततः जिस तरह संविधान सभा ने काम किया वह संविधान की एक एक तरह की पवित्रता और वैधता देता है। संविधान सभा का काम काफ़ी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित था। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए, मतलब जो बेसिक चीज़ थी ना, बुनियादी वो तय किए गए और उन पर सबकी सहमति बनाई गई। फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख, अंडरलाइन कर लीजिए, प्रारूप कमेटी के प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, B.R. अम्बेडकर मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चर्चा के लिए प्रारूप संविधान बनाया। अब ये प्रारूप क्या था, मतलब जो एक तरह से खाका था, मेन जो चीज़ें थी, बेसिक चीज़ें, वो उन्होंने तैयार की थी। ठीक है, किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पितामह भी कहा जाता है। ठीक है, आगे संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई दौर में चर्चा हुई। मतलब एक एक जो संविधान के प्रारूप के अंदर धारा बनाई गई उस पे कई मतलब अलग अलग टाइमिंग पे चर्चाएं होती थी। 2000 से ज़्यादा संशोधनों पर विचार हुआ। 2000 से ज़्यादा मतलब संशोधन मतलब क्या है कि उसमें नयापन क्या लाएं, क्या उसमें बदलाव करें। तो 2000 से ज़्यादा बार संशोधनों पर विचार हुआ, यानी कि 2000 बार चीज़ों को जांचा गया। 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। ठीक है, सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहाँ कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया और संभाला गया कि भाई क्या बात हो रही है क्या नहीं, सारी, ताकि कोई दिक्कत ना आए किसी तरह की। ठीक है, इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। फिर इसको प्रकाशित भी किया गया। अंडरलाइन कर लीजिए, क्या अंडरलाइन करना है? सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहाँ कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया, मतलब 12 अलग अलग इसके पार्ट्स बना के इसको प्रकाशित कर दिया गया। इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा जा सकता है और इससे हमें पता चलता है कि कितना मतलब कितनी अलग अलग सोच थी उस कानून बनाने के अंदर। ठीक है, तर्क थे अलग अलग। संविधान की व्याख्या के लिए भी इस बहस के दस्तावेज का उपयोग होता है। जब भी संविधान की व्याख्या की जाती है तो इन दस्तावेजों का प्रयोग किया जाता है। कहीं पर मान लो कोई दिक्कत आ जाती है हमें आज के समय में, तो इन्हीं चीज़ों को हमें फिर से जांच करके समझना होता है कि भाई ये कानून इस तरह से रहेगा। आगे है भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य। इस किताब में हम विभिन्न विषयों पर संविधान के प्रावधानों का अध्ययन करेंगे, मतलब अलग अलग चीज़ों पर जो संविधान के कानून हैं उनके बारे में। अभी हम यही जानने की कोशिश करें कि हमारे देश के पीछे क्या दर्शन क्या है। देखिए, दर्शन शब्द का मतलब क्या होता है, नीचे आ जाइए। यहाँ पर प्रारूप किसी कानूनी दस्तावेज का प्रारंभिक रूप होता है। ठीक है, और दर्शन क्या होता है? किसी सोच और काम को दिशा देने वाले सबसे बुनियादी विचार। मतलब कोई भी हम काम कर रहे हैं या हमारे दिमाग में विचार चल रहा है तो उसको एक डायरेक्शन में लेके जाना। ठीक है, उसको एक सही दिशा में लेके जाने के लिए जो भी बुनियादी विचार हैं, जो भी सबसे मतलब ज़रूरी विचार हैं, वही क्या होता है? दर्शन होता है। यह काम हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़कर हम इस बात को समझ सकते हैं, परंतु हमारा संविधान स्वयं अपने दर्शन के बारे में जो कहता है उसे पढ़ना भी उतना ही जरूरी है। संविधान की प्रस्तावना यही काम करती है। आइए इस पर बारी बारी से गौर करें। मतलब जो संविधान की हमारी जो प्रस्तावना है वो क्या करती है? वो सारा दर्शन मतलब बयां कर देती है। सपने और वायदे।
आप में से कुछ को भारतीय संविधान निर्माता की सूची में एक बड़ा नाम न होने पर हैरानी हुई होगी, यानी महात्मा गांधी का नाम। वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, पर संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों के अनुयायी थे। 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में उन्होंने संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा कि वो क्या क्या उम्मीदें रखते थे संविधान से। वो देखिए, मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूँगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग न रहे, मतलब जाति व्यवस्था खत्म। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेलजोल से रहें। ऐसे भारत में छुआछूत, शराब और नशीली चीज़ों के लिए कोई जगह न हो। औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार हों। मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा। मतलब उसने कहा कि मैं इससे कम नहीं होना चाहिए मेरा संविधान। अगर ऐसा संविधान बनता है तो ही मैं संतुष्ट हो पाऊंगा, अदरवाइज नहीं। भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अम्बेडकर के मन में भी था, जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असमानता कैसे दूर की जा सकती है, इस बारे में उनके विचार दूसरों से अलग थे, क्योंकि भाई उन्होंने असमानता की बहुत सारी चीज़ों को झेला था, इसलिए वो जानते थे इनको किस तरह से दूर किया जा सकता है। उन्होंने अक्सर गांधी और उनके नज़रिए की कटु आलोचना की। मतलब गांधी जी का जो नज़रिया था वो उसका कई बार आलोचना करते थे, मतलब उनकी कमियां निकालते कि गांधी जी के ये विचार ठीक, कई विचारों के बारे में कहते थे कि ये ठीक नहीं है। संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में उन्होंने अपनी चिंताओं को बहुत स्पष्ट ढंग से लिखा। जब संविधान सभा का जो अंतिम भाषण था उन्होंने उसमें अपनी चिंता व्यक्त की। अब ये चिंता कैसी थी देखिए, 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। मतलब एक ऐसा जीवन शुरू हो जाएगा संविधान लागू होने के बाद जिसमें विरोधाभास होगा। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, मतलब राजनीति के अंदर तो हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और हर वोट का समान महत्व के सिद्धांत को मानेंगे। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ही एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे। मतलब राजनीतिक रूप से हम तो बराबर हो जाएंगे, लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से हम फिर भी असमान होंगे, ठीक है, क्योंकि समाज में उस फिर भी क्या होगी, असमानता देखी जाएगी, ऊंचापन नीचापन फिर भी देखा जाएगा। आर्थिक रूप से भी गरीबी अमीरी, ठीक है, मध्यम परिवार, ये सब फिर भी रहेगा। तो इस वजह से उन्होंने ऐसा कहा। हम इस विरोधाभास जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे? हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे? अगर यह नकारना ज़्यादा लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ही संकट में डालेंगे। कि भाई अगर, क्योंकि देखो संविधान बनाया था तो उस समय तक तो हमारे देश में असमानता थी, ऊंची जाति नीची जाति ये सब था, यानी कि सामाजिक असमानता व्याप्त थी, तो वो एकदम से नहीं बदलने वाली थी। इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई बहुत समय तक तो विरोध चलेगा आपस में, ठीक है, जब तक ये सबके विचार एक जैसे नहीं होते तब तक दिक्कत दूर नहीं होगी, विरोधाभास खत्म नहीं होगा। इसलिए उन्होंने ये सारी बातें कही थी। आगे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही दी गई हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट टाइम रीडिंग करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।